हेलो एवरीवन। जो बच्चे अब रीट का एग्जाम देने के बाद फिर से नई एनर्जी के साथ रीट मेंस की तैयारी में लग गए हैं या कुछ सोच रहे हैं कि अब हमें तैयारी कर देनी चाहिए, जिनको कॉन्फिडेंट है कि हमारा रीट क्लियर हो जाएगा, उन्होंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, उन सभी का हमारे इस सुगम संस्कृत चैनल पर बहुत स्वागत है। और ये जो हमारा वीडियो है उन सब बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है जिन्होंने रीट मेंस की तैयारी शुरू कर दी है या सोच रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम आज इस पहली वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जो ये सिलेबस वैसे एकदम से अभी नया तो नहीं आया है, और जो लास्ट एग्जाम हुआ था रीट का, उसको हमने लिया है यहाँ पे। तो रीट मेंस का जो सिलेबस 2023 में एग्जाम हुए थे उसका सिलेबस है, और मोस्ट ऑफ सिलेबस वही रहता है। इसमें अगर कुछ चेंजेस होते भी हैं तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हमारे पास अभी 5, 7, 8 महीने हैं, तो हम अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर कर पाएंगे और एक एक चीज को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं सिलेबस से। तो देखिए, आपके सिलेबस में रीट मेंस सिलेबस में सबसे पहला है संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्नाः। संज्ञा प्रकरण जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और इसमें उससे संबंधित सामान्य प्रश्न आएंगे, जिसमें इत संज्ञा, संहिता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित एवं उच्चारण स्थानानि। तो जो इत संज्ञा है, संहिता संज्ञा है, सवर्ण संज्ञा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन संज्ञाओं का हम अपने इस चैनल पर बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। और ये जो उच्चारण स्थानानि हैं, हमारे मुख में 8 उच्चारण स्थान होते हैं, तो उन 8 को हम सूत्रों से बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िए। हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, स्ट्रक्चर वाइज क्लासेस लगाने वाले हैं अभी से, तो आप बिल्कुल जुड़िए और तैयारी में जुट जाइए। तो ये जो 8 उच्चारण स्थानानि हैं, ये हम एक एक करके बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। उसके अलावा देखिए, इसमें नेक्स्ट है प्रत्यय प्रकरणम। तो आपके जो तीनों प्रत्यय हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री, इन तीनों का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। कृदंत प्रत्यय धातु के साथ लगते हैं, तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ लगते हैं, और कुछ स्त्री प्रत्यय भी होते हैं। हम इसको विस्तृत अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, संधि समासा। तो संधि जो हमारी स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधियां हैं, उसके अंदर भी कुछ टाइप्स आते हैं, उसको हम बिल्कुल अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। समास आपके 5 प्रकार माने गए हैं, और उन 5 में और कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो उन सारे समास को भी हम यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द रूपाणाम ज्ञानम। निम्नलिखित शब्द रूपाणाम ज्ञानम, तो यहाँ पे आपके शब्द रूप सिलेक्टेड दे दिए हैं, जैसे कि राम, हरि, गुरु, मति, रमा, वारी, और कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं जिसमें अस्मद और युष्मद। तो ये शब्द रूप हम बिल्कुल अच्छे से यहाँ समझेंगे, फॉर्मेट के थ्रू, ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे आपको, तो आप इसको जरूर देखिएगा। और ये जो सिलेक्टेड दे रखे हैं, इनको तो समझेंगे ही, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे संबंधित बनने वाले शब्द रूपों को भी समझेंगे और बिल्कुल क्लियर करेंगे। उसके अलावा देखिए, निम्नलिखित धातु रूपाणाम ज्ञानम। यहाँ पे आपके सिर्फ 2 धातुएं दी है, भू और एद। हमने इससे पहले जो हमारी रीट प्री की जो प्रिपरेशन करवाई है, उसमें हमने भू धातु को अच्छे से समझाया है। एद धातु हमने वहां पर नहीं पढ़ी है, इसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे। भू धातु को भी यहाँ पे विस्तार से समझाया जाएगा। अगर आपको वह वीडियो देखनी है तो भी जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इन दोनों धातुओं के 5 लकारों को हम विस्तार से समझेंगे, फॉर्मेट के थ्रू, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट है अव्यया नाम प्रयोग। अव्यय हम सभी जानते हैं कि तीनों लिंगों में
सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में समान रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उन अव्ययों को हम समझेंगे, जितने अव्यय हैं वो कहाँ कैसे प्रयोग में लिए जाते हैं उनको समझेंगे। उसके अलावा देखो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, उन 22 उपसर्ग को कैसे प्रयोग किया जाता है, शब्दों के किसी शब्दों के आगे उपसर्ग लगते हैं, ये तो हम बचपन से जब से संस्कृत पढ़ना शुरू किए तब से पढ़ते आए हैं। लेकिन अब परीक्षा की दृष्टि से ये बिल्कुल हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो 22 उपसर्ग है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। उसके अलावा देखिए कारक प्रकरणम, ये जो कारक प्रकरण होता है ये संस्कृत सीखने का बिल्कुल एक माध्यम है, इसको टेंस बोल सकते हैं। अगर हमें कारक प्रकरण अच्छे से समझ में आ जाता है तो इससे हम बहुत सारी संस्कृत सीख जाते हैं। इसके अलावा देखिए जो कारक प्रकरण है वो आपके अशुद्धि संशोधन में भी काम आएगा, मतलब कारक प्रकरण को पढ़ने पर आपके अशुद्धि संशोधन अपने आप साथ का साथ क्लियर होता जाएगा। तो ये सारे कारक भी बिल्कुल सातों विभक्ति अच्छे से हम समझेंगे। उसके अलावा देखिए हिंदी वाक्यानाम संस्कृता अनुवाद, कुछ हिंदी वाक्य दे दिए जाएंगे और उनके संस्कृत अनुवाद पूछे जाएंगे। तो जो हिंदी वाक्य हैं उनके संस्कृत अनुवाद करने के लिए भी हमें क्या पढ़ना पड़ता है, कारक। तो ये कारक समझेंगे हम तो वो यहाँ पे भी अपने काम आएंगे। उसके अलावा देखिए कारक प्रत्यय समास आधारित वाक्य नाम अशुद्धि संशोधन, तो हमने यहाँ पे प्रत्यय प्रकरण समझेंगे। उसके अलावा हम कारक को यहाँ पढ़ लेंगे, समास को यहाँ पे समझ लेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो जो अशुद्धि होगी उसको हम इस वाले टॉपिक में कवर साथ के साथ करते जाएंगे। इसके साथ तो हम करेंगे सही और बाद में हम इसको एक अच्छे से और समझेंगे। नेक्स्ट है आपका संस्कृत साहित्य इतिहास संबंधी सामान्य परिचयात्मक प्रश्न। तो संस्कृत साहित्य का इतिहास है जो जिसका भी अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जो सामान्य जो परिचयात्मक प्रश्न होते हैं, सामान्य परिचय, संस्कृत साहित्य कहाँ से शुरू हुआ, इसका काल निर्धारण वगैरह, तो इसको हम अच्छे से प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। फिर नेक्स्ट है देखिए लौकिक साहित्यम, जिसके अंदर है रामायणम और महाभारत। आपके ये दो साहित्य लौकिक साहित्य दिए हैं सिलेबस में। रामायण का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, मतलब इसमें कितने कांड है, 7 कांड हैं। अब उन 7 कांडों को संक्षेप में पढ़ेंगे, किस कांड में कौन सी घटना हुई, कांडों को सीक्वेंस में जमाना, ये सारा इसमें पूछा जाएगा, तो इसको समझेंगे। महाभारतम, महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों को कैसे याद करना है बिल्कुल सीक्वेंस से, उसकी एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। और महाकाव्य कवयः, जो महाकाव्य हैं उनके जो कवि हैं, यहाँ पे आपके कालिदास, भारवी, माघ और श्रीहर्ष, ये चारों दिए हैं। तो कालिदास का जन्म स्थान, माता पिता, कालिदास ने कौन सी रचनाएं की, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम यहाँ पे। भारवी ने क्या लिखा, उसके अलावा माघ ने कौन सी रचना की, माघ का जीवन काल, श्रीहर्ष का, ये सामान्य परिचय हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा दृश्य काव्य कवयः, जिसके अंतर्गत आता है भास, भवभूति और शूद्रक। दृश्य काव्य में भास के 13 नाटकों को हम बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। भवभूति ने उत्तरामचरितम लिखा, उसको भी अच्छे से देखेंगे। भवभूति की कौन कौन सी कृतियां हैं, कृतियां पूछी जाती है ना। और शूद्रक मृच्छकटिकम, तो इन्होंने कौन सी रचनाएं की, इनके माता पिता कौन है, इनका जन्म स्थान क्या है, इस संबंधी जो सामान्य परिचय होगा उसको हम समझेंगे। इसके अलावा देखिए कि इसमें ये तो पूरा हो गया ग्रामर पोर्शन और यहाँ से इतना साहित्य दे रखा है। अब देखिए कि जब अपन ये सारा का सारा पढ़ लेते हैं, सारा संज्ञा, उच्चारण स्थान, प्रत्यय, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय, उपसर्ग, कारक, उसके अलावा संस्कृत साहित्य का इतिहास, उसके अलावा लौकिक साहित्य, महाकाव्य कवय और दृश्य काव्य कवय पढ़ने के बाद कुछ आपके संस्कृत का और पोर्शन सिलेबस में
मेंशन किया हुआ है, जो है संस्कृत शिक्षण संबंधी। उसमें क्या होता है कि जो संस्कृत शिक्षण की विधियां हैं और संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत, उसके अलावा कुछ अभिरुचि संबंधी प्रश्न, ये आदि अपन अभी इसके अलावा उसको भी देखेंगे और उसको समझेंगे। नेक्स्ट आता है आपके संस्कृत भाषा जिसकी शिक्षण विधियां, यानी ये जो अपन ने सारा अभी देखा था सिलेबस ग्रामर पोर्शन का, उसके अलावा अब उन सबको पढ़ाना कैसे है। अगर हम शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमें कैसे पढ़ाना है यह भी समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आपके सिलेबस में इसको रखा गया है। तो संस्कृत भाषा अगर अपने को पढ़नी है, पढ़ानी है, तो उसमें कुछ शिक्षण की विधियां होती हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, जैसे नाट्य शिक्षण, गद्य शिक्षण आदि ऐसी विधियां होती है जिसके माध्यम से हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो आपके इसको अपन अच्छे से समझेंगे विस्तार से। फिर संस्कृत भाषा के कुछ सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत मतलब कि आपको उसको कैसे पढ़ना है, सीक्वेंस है कि कौन से रूल्स लगेंगे, रेगुलेशन लगेंगे, वो संस्कृत संबंधी कुछ सिद्धांत होते हैं, उसको भी हम बिल्कुल यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट है फिर आपका संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न। हम अब संस्कृत का शिक्षण कर रहे हैं तो अभिरुचि, इंटरेस्ट संबंधी कैसे प्रश्न बनाए जाए जिससे बच्चों को इंटरेस्ट पैदा हो और वो उस लेखन को, कंटेंट को अच्छे से समझे और पढ़ना चाहे, तो उससे अभिरुचि संबंधी प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं ये भी हम यहाँ समझने वाले हैं। नेक्स्ट है देखिए संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास। संस्कृत भाषा का कौशल, उसका जो विकास है उसको कैसे किया जाता है। बच्चे का, एक छोटा बच्चा है, पहली बार अगर पढ़ा रहे हैं हम उसको, तो वो डायरेक्ट हम उसको पढ़ाना नहीं सिखा सकते, उसके लिए कुछ कौशल होते हैं जिसको समझना अति आवश्यक है। तो जैसे इसमें 4 कौशल दे रखे हैं, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। सबसे पहले बच्चा होता है वो सुनता है, सारी बातों को सुनता है और सुनने के बाद वह बोलना सीखता है। जैसे ही वह बोलना सीखता है तो फिर बाद में नेक्स्ट आता है पठनम, यानी पढ़ना सीखता है, और लास्ट में वह लिखना सीखता है। यानी कि हम जाते ही क्लास में बच्चों को डायरेक्ट लिखाना शुरू कर दे, वो नहीं कर पाएगा। तो हमें सबसे पहले उसको रोट लर्निंग करानी होती है, इसलिए छोटे बच्चों को वो जोर जोर से बोल बोल के पढ़ाया जाता है। तो ये कौशल हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए हमारे सिलेबस में दे रखा है कि आप आगे जाके बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो इसको हम अच्छे से विस्तार से समझेंगे। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण में जो अधिगम के साधन होते हैं, यानी अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो सीखने के कुछ साधन होते हैं, उसको समझेंगे कि आप किस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, क्या साधन प्रयोग में ला रहे हैं, बुक ले रहे हैं या फिर कोई मॉडल दिखा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ अधिगम के साधन होते हैं जिसके माध्यम से बच्चा सीखता है, तो इसको भी हम यहाँ विस्तार से समझेंगे। उसके बाद है संप्रेषण साधनानी। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करना, किसी बच्चे से या किसी से अपन कैसे बात करते हैं उसका तरीका और उसके कौन कौन से साधन होते हैं, किस माध्यम से हम संप्रेषण कर रहे हैं। जैसे हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमारा जो चैनल है सुगम संस्कृत, ये अपने यहाँ संप्रेषण का साधन है, इसके माध्यम से हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो संप्रेषण के जो साधन हैं कौन कौन से होते हैं, ये दृश्य भी होते हैं, श्रव्य भी होते हैं, तो इनको भी अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा देखिए संस्कृत पाठ्य पुस्तकानी। संस्कृत सीखने के लिए किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाता है, कौन सी पाठ्य पुस्तक किस लेवल के बच्चों को पढ़नी चाहिए या पढ़ानी चाहिए, ये समझना अति आवश्यक है। तो इसलिए ये संस्कृत पाठ्य पुस्तकानी टॉपिक डाला गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधित प्रश्न। अब सारा कुछ हो गया, पढ़ लिया, पढ़ाना कैसे है वो भी सीख लिया, उसके बाद आता है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो हम किसी चीज का पता तभी लगा पाएंगे कि आगे वाला बच्चा सीखा है या नहीं सीखा है, उसने कितना समझा। उसको समझने के लिए मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये मूल्यांकन संबंधी प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन मौखिक होंगे। मौखिक प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं कि बच्चा डायरेक्ट एक शब्द में उत्तर दे दे। कुछ लिखित प्रश्न बनेंगे
जिसमें एक लाइन का आंसर हो सकता है, एक वाक्य में भी हो सकता है। तो उनको बनाना, कैसे बनाने हैं हमें ये बनाना यहाँ पे सीखेंगे। उसके अलावा देखिए सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का मतलब होता है निरंतर मूल्यांकन करना। क्लास में पढ़ाने के दौरान हमें हर टॉपिक के बाद मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि बच्चा कितना सीखा। तो ये सतत मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, इससे संबंधित यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करेंगे हम। फिर है उपचारात्मक शिक्षणम। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है रेमेडीज लगाना बच्चों के ऊपर, निदानात्मक भी बोल सकते हैं इसको। यानी बच्चे की कहाँ कमी है उसको पहले अपने को देखना है, देखने के बाद उसका उपचार करना है। तो कैसे हम उसके माइंड में पता कर पाए कि बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, इन सब चीजों को उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत समझते हैं। तो ये आपका पूरा रीड मेंस संस्कृत का सिलेबस है, जो मैंने विस्तार से यहाँ पे आपको समझाया है। और अगर इसमें कुछ चेंज होते हैं, रीड मेंस 2025 अगर कोई सिलेबस आरपीएससी वापस जारी करती है तो हम यहाँ पे आपको अपडेट कर देंगे। वैसे क्या होता है कि सिलेबस में अक्सर ग्रामर पोर्शन वो का वही होता है, कुछ चेंज नहीं होता, या तो कुछ ऐड होगा या कुछ हटा दिया जाएगा। तो हम पढ़ेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल का नाम है सुगम संस्कृत, एक कदम सफलता की ओर। तो इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। ये जो जितना भी सिलेबस अभी मैंने मेंशन किया है उसको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो बनाकर हमारी यहाँ पे क्लासें लगाई जाएगी। तो अभी से जुड़ जाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बहुत कंपटीशन है, तो अभी से तैयारी करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद।